नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर वो जरूरी खबर जो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान डील के बारे में। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध विराम की आड़ में दुनिया के सबसे बड़े धोखे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। एक तरफ व्हाइट हाउस से शांति समझौते की मेज सजाई जा रही है, तो दूसरी ओर पेंटागन में ईरान को मटिया मेट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। सवाल बड़ा है, ये कोई शांति डील है या फिर अमेरिका वही करेगा जो अब तक करता आया है? बातचीत की आड़ में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरानी अखबारों की सुर्खियां गवाह है कि तेहरान के नए आका को वॉशिंगटन का ड्राफ्ट मंजूर नहीं है, लेकिन इस डील की आड़ में पर्दे के पीछे एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। दुनिया की दो सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद इस वक्त एक सीक्रेट मिशन पर हैं। उनकी नजरें समझौते पर नहीं है, बल्कि उस रहस्यमयी शख्सियत पर टिकी है जो ईरान के बंकरों से हुक्म चला रहा है। क्या अमेरिका और इजराइल शांति की आड़ में एक रिजीम चेंज के प्लान को तैयार कर चुके हैं? क्या ट्रंप की धमकियों के पीछे कोई परमाणु या डर्टी बम का खौफनाक प्लान है? और आखिर वो कौन सी 4 शर्तें हैं जो इस सीजफायर में रेड लाइन है, जिसने इस महाडील को अधर में लटका दिया है? होर्मुज खुलेगा, जंग की नई आग लगेगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन यह एक बात साफ है कि अगर होर्मुज नहीं खुला चंद घंटों में, तो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक एक ऐसा तूफान उठेगा जिसकी तपिश, जिससे होने वाला विनाश दुनिया महसूस करेगी। इस खबर पर डिटेल से आपको बताएंगे क्या चल रहा है पर्दे के पीछे खेल। अगली खबर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू के बारे में। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का रिमोट कंट्रोल किसी और देश के हाथ में है। यह सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट जंग के बीच अब तक के सबसे बड़े और सबसे पक्के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बार फिर से अनबन की खबर है। दुनिया ये जानती है, लोगों को यह बताया भी जाता है कि अमेरिका जो कहता है इजराइल वही करता है, लेकिन आज कहानी कुछ अलग है। आज ऐसा लग रहा है कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति को कंट्रोल करता है। पर्दे के पीछे दोनों महानेताओं के बीच एक ऐसी नाटकीय और तीखी बातचीत हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हर कीमत पर इस युद्ध को रोकने के लिए महाडील के बिसात बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस महाविनाशक हमले को जारी रखने पर आमादा है। ट्रंप का दावा है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जो वो कहें वही ट्रंप करे, और इतिहास भी कुछ ऐसी ही गवाही देता है। बीते 78 सालों में वो कौन सा खौफनाक पैटर्न है जिसके डर से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता? जो खिलाफ गया उसकी सत्ता गई। क्या यह टकराव सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे अरबों डॉलर की फंडिंग है, खुफिया लॉबी है और अमेरिकी चुनाव को पलटने वाला बहुत बड़ा चक्रव्यूह है? आज हम स्पेशल रिलेशनशिप के उस स्याह पन्ने को दिखाएंगे जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिएगा, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती पर आधारित, और पूरा ईरान वॉर गेम आपको समझाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे कि दुनिया किस तरह से एक बार फिर से परमाणु बम की होड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। क्या दुनिया जाने अनजाने में परमाणु सर्वनाश के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी? एक तरफ रूस यूक्रेन अंतहीन जंग, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच बारूद का सुलगता ढेर, और इस बीच न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानी सभ्यता के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। दुनिया को परमाणु विनाश से बचाने के लिए 1968 में जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया गया, जिसे आप NPT के नाम से जानते हैं, जो परमाणु अप्रसार संधि कहलाता है, वो साल 2026 में आकर पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 हफ्तों तक चली मैराथन बैठक और महाशक्तियों के बीच हुई सिर फुटअव्वल के बाद जो नतीजा निकला, उसने महाविनाश का टाइमर ऑन कर दिया है। इस महाबैठक के नाकाम होने के पीछे आखिर किस देश का वो परमाणु संकट है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी बौखला दिया? क्या वाकई दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश निशस्त्रीकरण का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से नए घातक बमों की फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं? आखिर चीन के 350 से ज्यादा नए मिसाइल साइलो और हाई अलर्ट पर तैनात 2100 बैलिस्टिक मिसाइलें किस तबाही की ओर इशारा कर रही हैं? दुनिया पर मंडराते परमाणु युद्ध के सबसे बड़े और खौफनाक सच के बारे में क्या है असली कहानी, बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका और ईरान के बीच मामला एक बार फिर से फंस गया है। कहते हैं अमेरिका ने जो ड्राफ्ट तैयार किया वो मुस्तफा को मंजूर नहीं, और मुस्तफा का ड्राफ्ट ट्रंप को मंजूर नहीं। इसलिए दोनों देशों में डील तो हो चुकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,
दोनों देशों में डील हो चुकी है, डील डन भी है, डील फाइनल भी है। आखिरी इजाजत आनी है अमेरिका से ट्रंप की तरफ से और ईरान से मुश्तबा खामनेई की तरफ से। तो समझिए इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। सबसे पहले आप ईरान अमेरिका संघर्ष में एक नई कहानी आपको बताते हैं, फिर इस डील की कहानी आपको बताएंगे। जहां एक और अमेरिका ईरान के साथ समझौता और डील करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फाइटर जेट्स पर बम लगी तस्वीर शेयर करते हैं। माना जा रहा है कि इसका मतलब परमाणु बम या फिर कोई डर्टी बम या फिर बहुत बड़ा फादर ऑफ ऑल बम या फिर मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ने जो फोटो शेयर की है उसमें एक लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा बम बंधा हुआ है। इस बम के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और ये लाइन आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने हर एक पोस्ट के एंड में जरूर लिखते हैं और वही चीज उस बम पर लिखी हुई है। उससे पहले आडियोस करके एक पोस्ट किया था जिसमें अलविदा का मैसेज दिया था और ईरानी शिप्स पर अमेरिकी ड्रोन्स फायरिंग करते नजर आ रहे थे, उसमें आडियोस लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बताना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं बहुत बड़ा हमला होगा। इस बीच एक खबर आई, सीआईए और मोसाद के एजेंट्स अलग अलग मिशन पर लगे हुए हैं। खबर है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। दोनों देश के एजेंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुश्तबा कहां छिपे हैं। लेकिन यहां यह जानने की जरूरत है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट और अमेरिका को मुश्तबा के लोकेशन को जानने की क्या जरूरत है। क्या अमेरिका और इजराइल मुश्तबा को हटाना चाहते हैं और उसके पीछे वही खेल है जिसके आधार पर यहां पर लड़ाई शुरू हुई थी, रिजीम चेंज वाला गेम। इसके लिए उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि कई बार मुश्तबा को लेकर ट्रंप पोस्ट कर चुके हैं कि शायद मुश्तबा जिंदा नहीं है। जंग की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। खामनेई तो मारे गए लेकिन उनकी जगह एक नए सुप्रीम लीडर आ गए, उनका नाम है मुश्तबा खामनेई। फिलहाल वो कहां हैं, किस हालत में हैं, किन किन लोगों के साथ हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये जानकारी आईआरजीसी के कुछ चुनिंदा कमांडर्स के पास है, उनको सुरक्षित रखा गया है। आईआरजीसी क्यों सुरक्षित रख रहा है मुश्तबा को? क्योंकि आईआरजीसी की जिम्मेदारी, आईआरजीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि वो खामनेई परिवार, इस्लामिक रेजीम की रक्षा करेंगे मरते दम तक। इसलिए मुश्तबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बुरी तरीके से पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई जानकारी निकलकर सामने आ जाए। सीआईए और मोसाद के एजेंट लगातार मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मुश्तबा हुसैनी खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 8 मार्च 2026 से वो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके पिता के मौत के बाद उन्हें एक्सपर्ट असेंबली में यह पद सौंपा गया। मुश्तबा आईआरजीसी के बसीज फोर्स के अनौपचारिक कमांडर रहे हैं। एक कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीति के नेता के तौर पर वो माने जाते हैं ईरान में। सीआईए, मोसाद और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां रोज मुश्तबा के लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई हैं। यहां तक कि नवरोज यानी कि ईरानी नए साल के मौके पर इंतजार में थी कि कहीं मुश्तबा सामने आ जाए। लेकिन जब एक लिखित बयान सामने आया तो उनकी शारीरिक हालत, ठिकाने और युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर रहस्य और गहरा गया। इजरायल ने साफ कर दिया कि अपने पिता की हत्या के बाद से मुश्तबा उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि मुश्तबा पिता की हत्या वाले हमले में खुद भी घायल हुए और संभवतः वो विकृत हो गए हैं, यानी कि उनके हाथ या पांव को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने हमेशा से इन बातों से इनकार किया है और कई बार तो यह दावा किया गया है कि वो रशा में है। लेकिन इस बात पर भी आज तक कोई औपचारिक पुष्टि या खुलकर कोई बात सामने नहीं आ पाई है। दरअसल सीआईए और मोसाद को काम पर लगाया गया है एक बहुत बड़े मकसद के साथ। सीआईए और मोसाद दो चीजें जानना चाहते हैं। पहला, मुश्तबा इतने कमजोर हैं कि डील की मंजूरी दे सकते हैं, और दूसरा, अगर वो सामने आए तो उन्हें निशाना बनाया जा सके। कैसे मुश्तबा के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने आसिम मुनीर को 2 बार तेहरान भेजा, लेकिन दोनों बार मुनीर के हाथ निराशा लगी। यानी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका की दलाली करते हुए अमेरिका का जासूस भी बन गया और ईरान गया खुफिया जानकारी निकालने, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि ईरान मुनीर के कैरेक्टर को समझता है, उसके चरित्र को जानता है। वो पैसा लेकर बिकने वाला एक आदमी है, वो मुश्तबा के लोकेशन को लीक कर सकता था। यहां तक कि मुनीर ने मुश्तबा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश भी
जाहिर की, लेकिन मुश्तबा को लेकर मुनीर के हाथ कोई क्लू ही नहीं लगा। IRGC अलर्ट थी, ईरान पाकिस्तान के चरित्र को जानता है। आज की तारीख में मुश्तबा के पास कोई फोन नहीं है। कहते हैं वो एक सेफ बंकर में है जहां सिर्फ डाक के माध्यम से लिखा संदेश ही जाता है। ईरानी नेताओं से मुश्तबा मिल नहीं रहे ताकि उन पर कोई खतरा ना हो। सिर्फ IRGC के कुछ कमांडर्स के टच में हैं जो जानते हैं कि मुश्तबा कहां है। यानी एक और मुश्तबा को निपटाने की प्लानिंग में है अमेरिका इजराइल, तो दूसरी ओर डील की बात लगातार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार सीजफायर के एक्सटेंशन को बढ़ा देता है। खबर है कि ईरान में मुश्तबा के संदेश को कई बार अखबारों ने सुर्खियां बनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर से फंडेड अखबार कायहान के फ्रंट पेज पर एक बेहद आक्रामक रुख भी दिखा। अखबार ने अपने पन्ने पर जाहिर किया कि मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। अखबार की मेन हेडलाइन में सीधे तौर पर लिखा गया कि कोई भी समझौता सिर्फ तभी मंजूर है जब उसमें सुप्रीम लीडर की शर्तों का पूरी तरीके से सम्मान किया जाए। अखबार ने अपने सब हेडलाइन में उन शर्तों और रेडलाइंस का जिक्र किया जिन पर ईरान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अखबार ने अपने आर्टिकल में युद्ध के दौरान ईरानी सेना के प्रदर्शन की तारीफ भी की। इसमें दावा किया गया कि ईरान का सैन्य प्रदर्शन युद्ध लड़ने की रणनीति इतनी बेहतरीन है कि उसे दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए और दुनिया के कई देश इस पर स्टडी भी कर रहे हैं। खास करके चीन ने तो शुरुआत भी कर दी है। ईरानी अखबार ने उन 4 शर्तों के बारे में लिखा है जिसे मानने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच समझौता मुमकिन है, लेकिन ईरान की ये शर्तें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो उर्दू भाषा में लिखी गई इन शर्तों को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या है वो शर्तें? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना होगा, यानी कि जंग में जितना भी नुकसान अमेरिका ने किया है वो सब अमेरिका भरेगा। मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से बाहर निकले अमेरिका। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। अब ये 4 शर्तें ऐसी हैं जो अमेरिका के गले की हड्डी है। अमेरिका ना तो कभी मिडिल ईस्ट से जाएगा, ना अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता करेगा, और ना ही बाकी 2 शर्तों पर अमेरिका कभी मानेगा। यानी यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं इस डील को। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत एक समझौते को अंतिम रूप देने में दिक्कत आ रही है। ईरान चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर समझौता करे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी शर्तों पर डील हो। जो डील पर बात बनती है तो ट्रंप की धमकी हर बार माहौल बिगाड़ देती है। हालांकि दोनों पक्षों ने माना कि अभी कुछ अहम मुद्दे अनसुलझे हैं जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिकन सीनेट पर कुछ रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह समझौता ईरान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। सीनेटर टेड क्रूज ने इसे भयानक गलती बताया था, जबकि रॉजर विकर ने कहा कि अस्थायी युद्ध विराम पहले हासिल की गई सैन्य बढ़त को कमजोर कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप के पक्षधर रहने वाले लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी, ऐसा कोई भी समझौता खतरनाक होगा जो खाड़ी क्षेत्र में ईरान को पहले से मजबूत स्थिति में ले आए। इतनी तीखी प्रतिक्रियाओं के सामने आने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर समझौता नहीं हो पा रहा है। चलिए जान लेते हैं किन मुद्दों पर अभी भी बात अटकी हुई है। ईरान परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद और पेच की सबसे बड़ी वजह यूरेनियम संवर्धन, उसके भंडारण को लेकर अमेरिका चाहता है कि ईरान ये जिद छोड़ दे, एनरिच यूरेनियम छोड़ दे। यूएस ने यहां तक दावा किया कि ईरान यूरेनियम दे रहा है। यूरेनियम पर ईरान ने अमेरिकी दावे को खारिज किया। ईरान का कहना है कि यूरेनियम पर बाद में बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका चाहता है कि जहाज बिना रुकावट के गुजरे। ईरान शुल्क लगाकर अपनी भूमिका तय करना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद शुल्क के बिना इस रास्ते पर विचार किया जाए। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में अब पहली जैसी स्थिति नहीं आएगी और होर्मुज ईरान का टेरिटरी ही माना जाएगा। अब आइए आप प्रतिबंध और फ्रोजन एसेट्स पर। ईरान कह रहा है सैंक्शंस में राहत दो। ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि विदेशों में फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करे अमेरिका। ईरान की $25 अरब की संपत्ति विदेश में है। यूएस के मुताबिक परमाणु वार्ता के बाद संपत्ति रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका ने अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। अब आ जाइए प्रॉक्सीज पर। हिजबुल्लाह, लेबनान, इजराइल का मामला। समझौते में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का मुद्दा भी है। लेबनान, ईरान समर्थित प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास भी शामिल है। ईरान के मुताबिक युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है। इजराइल अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा है जिससे ईरान नाराज है।
ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता फिलहाल प्रस्तावित समझौते के दायरे से बाहर रखी गई है, यानी वो मिसाइल पर काम कर सकता है, जिस पर शुरुआती प्रस्ताव में बात हो रही थी। मसौदे में ईरान के मिसाइल भंडार का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है, जबकि इजराइल और खाड़ी देश इसे अब भी एक बड़ा सुरक्षा खतरा मानते हैं। जबकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो आज भी ईरान के पास करीब 50% से ज्यादा मिसाइल एक्टिव हैं और फिलहाल ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। और ये पहली बार है जब ईरानी मिसाइलों को बातचीत के प्रस्ताव से दूर रखा गया है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो ये मान लीजिए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हथियार जो कार्यक्रम है, वो ज्यादा खतरा नहीं, उसकी मिसाइल कार्यक्रम क्षमता ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के मामले में ईरान सबसे ज्यादा मजबूत है। तो साफ है स्थिति, एक तरफ डील की बात, दूसरी तरफ धमकियों का दौर। ईरान में आईआरजीसी के सीनियर अधिकारी मोहसिन रेजाई ने बड़ा बयान दिया कि हम तीसरी लड़ाई के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हम बस ईरानियों की परवाह करके बेहतर तरीकों से बातचीत कर रहे हैं, वरना अमेरिका का हिसाब जंग के मैदान में अब तक कर दिया गया होता। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। हज साइट की ओर से सऊदी ने एयर डिफेंस को एक्टिव किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की है, जिसे हज की पवित्र यात्रा को देखकर डिप्लॉय किया गया है, ताकि उन यात्रियों पर कोई संकट ना, अगर हमला हो तो समय रहते उसे निपटा जा सके। लेकिन क्या बातचीत के बीच में अमेरिका हमला कर सकता है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी तैयारी कर रहे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माना यह जा रहा है कि 29 या 30 मई की दरमियानी रात को सऊदी से ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हज यात्रियों को दिक्कत ना हो। जैसे ही हज यात्री सऊदी से निकल जाएंगे, वैसे ही ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह हथियार, मिसाइलों की खेप पहुंचा दी और जैसे ही सऊदी की ओर से सिग्नल मिलेगा, चारों ओर से ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। और हो सकता है इसके बाद अमेरिका ईरान में अपनी जीत बताकर इस जंग को वाइंड अप कर दे। अमेरिका और ईरान के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अमेरिका द्वारा दोबारा बड़े सैन्य हमले की खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और शीर्ष कमांडर के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें नए हमलों की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इसके समानांतर दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर भी बातचीत अंतिम दौर में है। वैसे भी आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले पीट हेगसेथ ने कहा था शायद हम सैनिकों को मिडिल ईस्ट की ओर हमें भेजना पड़े। उधर ट्रंप भी बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट भारत के दौरे पर आए मार्को रूबियो ने कहा था कि बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है, जो कि मिडिल ईस्ट से होगी और इसका ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला हो सकता है। कहते हैं ईरान पर हमले के लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। बिजली संयंत्र, पुल, तेल उत्पादन केंद्र पर अटैक संभव है। खार्ग द्वीप को भी निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के कई कमांडर्स ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका के ज्यादातर कमांडर्स अलर्ट मोड पर हैं। ईरान ने भी पश्चिमी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, बातचीत विफल रही तो हमला और भी भीषण होने वाला है। अमेरिका और ईरान में डील की बात तो हो रही है, लेकिन अब संभावना कम ही नजर आती है। मुश्तबा के खात्मे का प्लान खुफिया एजेंसी तैयार कर रही है। ट्रंप डील के बाद धमकी की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे हमले की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान, ओमान मीडिएशन का काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पास वक्त नहीं है। ट्रंप जल्दी में है और इजराइल ब्रेक ले रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि होर्मुज खुला रहेगा, बंद होगा, परमाणु फाइल सुलझेगी या और उलझ जाएगी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है मुश्तबा खामनेई, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दोनों मिलकर ये फैसला करने वाले हैं कि क्या दुनिया को स्थायी शांति चाहिए, निर्बाध तेल चाहिए, या फिर ये विनाश की लीला आगे भी जारी रहेगी।
इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर हमले जारी रहे, जबकि ट्रंप बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। अब लड़ाई ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के आपसी रिश्तों की भी अग्नि परीक्षा बन रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए डील चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमला जारी रखने पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच फोन पर जो बातचीत हुई वो इतनी तीखी थी कि उसे मुश्किल और नाटकीय करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ डील की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं है। वो सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की चाह है कि वो जंग जारी रहे। नेतन्याहू बातचीत को लेकर बेहद संशय में है और चाहते हैं कि युद्ध फिर से शुरू हो, जिससे कि ईरान की क्षमताओं को नष्ट किया जा सके और उसके बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। हालांकि ये बात और है कि इजरायली पीएम के ऊपर ये भी एलिगेशन लगते रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को जंग से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इजराइल जंग में है तब तक वहां इलेक्शंस मुश्किल हैं और तब तक बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के केस को चलाना भी मुश्किल है। तो इसमें एक एंगल ये भी है। हालांकि इधर ट्रंप ने एक झटके में नेतन्याहू को कह दिया कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूं। इस वाक्य इस पूरे रिश्ते की जटिलता को भी उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर कहानी इसके विपरीत है। क्या अमेरिका के कहने पर इजराइल चलता है या फिर इजराइल के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मामले में ट्विस्ट है। चलिए बताते हैं पहले टकराव किस बात को लेकर, उसके बाद जानेंगे इस रिश्ते के अंदर की कहानी। अमेरिका ईरान पीस डील के विरोध में है इजराइल। वो नहीं चाहता कि यहां पर डील होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम फिर से हमला कर देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। और ईरान जंग में पीस डील नेतन्याहू नहीं चाहते हैं, जबकि अमेरिका चाहता है। तो क्या इजराइल के चाहने से अमेरिका चलेगा या फिर अमेरिका के चाहने से इजराइल चलेगा? आपको बताता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते की कहानी। इतिहास गवाह है कि बीते 78 साल में अमेरिका में 14 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन अमेरिका से इजराइल का रिश्ता नहीं बदला। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। उसी दिन शाम 6:12 पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दी। तभी से ये स्पेशल रिलेशनशिप शुरू हुई। तब से ट्रूमैन, आइजनहावर, केनेडी, जॉनसन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रीगन, बुश सीनियर, क्लिंटन, बुश जूनियर, ओबामा, बाइडेन, ट्रंप, फिर बाइडेन, फिर ट्रंप, 14 राष्ट्रपति आए। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने इस रिश्ते को पार्टी पॉलिटिक्स से परे लेकर रखा। यह कोई संयोग नहीं था, यह दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी नहीं थी। इसके पीछे बहुत गहरी सोच है इजराइल की। इजराइल और अमेरिका के बीच AIPAC लॉबी है, जो सत्ता बनाती भी है और तोड़ती भी है। अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक ऐसा नाम जिसे हर नेता जानता भी है अमेरिका में और इससे डरता भी है। 1953 में स्थापित AIPAC ने शुरुआत से ही अमेरिकी सांसदों के साथ संबंध बनाने और उन्हें इजराइल की रणनीतिक अहमियत समझाने पर ध्यान दिया। संगठन का लक्ष्य था कि अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश सहायता और सैन्य समर्थन इजराइल के लिए हमेशा बनी रहे। AIPAC घरेलू राजनीति में द्विदलीय रुख रखता है और उन उम्मीदवारों को चंदा देता है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। AIPAC की रणनीति बहुत खास है। वो कांग्रेस में लॉबिंग करता है, चुनाव अभियानों को वित्तीय समर्थन देता है, मीडिया और एकेडमिक जगत में इजराइल की सकारात्मक छवि बनाता है और इजराइल की आलोचना को यहूदी विरोधी का तमगा लगाकर बदनाम करता है। यह इतना प्रभावशाली है कि AIPAC और उसके सहयोगी कमेटियां अमेरिका में राजनीतिक रूप से स्वीकार्य विमर्श की सीमाएं तय करने लगी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ गया उसका क्या हुआ।
1948 के बाद से, जब से इजराइल अस्तित्व में आया। आइए देखते हैं। ड्वाइट डी आइजनहावर 1956 में स्वेज संकट के दौरान इजराइल को झुकाने की कोशिश की, आर्थिक सैंक्शंस लगाए। एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल को झुकाया। 1956 में एआईपीएसी तब इतना पावरफुल नहीं था। जिमी कार्टर 1978 कैंप डेविड समझौता कराया, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। इजरायली लॉबी ने कार्टर के खिलाफ माहौल बनाया और 1980 में रीगन ने कार्टर को चुनाव हरवा दिया। जॉर्ज बुश सीनियर 1991 वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद हुआ। इजराइल की $10 अरब की लोन गारंटी रोक दी। यहूदी समुदाय और लॉबी का समर्थन उनसे हट गया और 1992 में क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी सत्ता से बेदखल कर दिया। ओबामा इजराइल के समर्थकों को कांग्रेस में चुनौती देने में असक्षम रहे। ओबामा में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कौशल की कमी देखी गई। बराक ओबामा का नेतन्याहू से रिश्ता बहुत खराब हो गया था। ओबामा ने JCPOA के जरिए ईरान परमाणु डील की। इजराइल लॉबी ने ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में इस डील को क्वैश करवा दिया, खत्म करवा दिया। इसे साफ शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इजराइल के खिलाफ जो गया उसकी सत्ता या तो गई या तो खतरे में पड़ गई। इसलिए इजराइल से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति दो हाथ नहीं करना चाहता। और एप्स्टीन फाइल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं इसमें भी इजराइल के हाथ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। सवाल यह कि इजराइल अमेरिका के पीछे आखिर क्यों भागता है? इजराइल के पीछे पीछे अमेरिका क्यों रहता है? आइए जानते हैं। अमेरिकी चुनाव में पैसा सबसे बड़ी ताकत है और चुनाव फंडिंग की ताकत इजराइल को यह पावर देती है। एआईपीएसी को रिवर्ड, फियर्ड और रिलीव्ड कहते हैं। 2024 के चुनाव में इसकी भूमिका असाधारण रही। जो कैंडिडेट इजराइल के साथ खड़ा हुआ उसे $करोड़ मिले। कांग्रेस पर पकड़। एआईपीएसी कांग्रेस में अपनी लॉबिंग के लिए अपने समर्थकों को लामबंद करता है। बड़े नेटवर्क का उपयोग करके प्रमुख नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है। राष्ट्रपति चाहे कुछ भी करें, कांग्रेस इजराइल की मदद करती रहती है। बजट पास करने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में वीटो तक इजराइल की पकड़ है। अब आ जाइए आप ईसाई इवेंजेलिकल वोट बैंक पर। अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा ईसाई इवेंजेलिकल जो धार्मिक कारणों से इजराइल को पवित्र भूमि मानते हैं। ट्रंप का इजराइल समर्थन सिर्फ एआईपीएसी का नतीजा नहीं है। यूएस इवेंजेलिकल वोट बेस के कारण भी ट्रंप समर्थन करते हैं। रणनीतिक साझेदारी। मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे भरोसेमंद खुफिया और सैन्य साझेदार है अमेरिका का। 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने हमेशा अमेरिका की मदद की। अमेरिकी रणनीति हितों को आगे बढ़ाने में इजराइल ने हेल्प किया। अब आप बाजार के लिहाज से भी देख लीजिए। अमेरिकी बाजार में बहुत ज्यादातर निवेशक इजराइल के हैं। इजराइल अपनी पकड़ अगर कम कर ले तो अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। इजराइल अगर अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने लगे तो भी अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। पूरा बाजार और व्यापार इजराइल लॉबी पर ही डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या वजह है, अमेरिका क्यों इजराइल करता है। अब सवाल इसको उलट देते, क्या अमेरिका को इजराइल कंट्रोल करता है? इसका जवाब है हां, कुछ हद तक ऐसी स्थिति है। लेकिन सच यह है कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल नहीं भी करता है, क्योंकि वो अमेरिकी नीति को उस सीमा से आगे नहीं जाने देता जहां इजराइल को नुकसान हो। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की इजराइल पर दबाव डालने की क्षमता लगातार घटी है। जैसा कि आइजनहावर, कैनेडी और कार्टर ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी सत्ता ही चली गई। और आज डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रंप बनाम नेतन्याहू की जंग दिख रही है, लेकिन यह उतनी आक्रामक नहीं है। आज की स्थिति इतिहास से थोड़ी अलग है। नेतन्याहू का रुख स्पष्ट है। जब तक ईरान यूरेनियम भंडार नहीं हटाता, परमाणु केंद्र नहीं टूटते, प्रॉक्सीज बंद नहीं होते, इजराइल हमले जारी रखेगा, जंग खत्म नहीं होगी। तो क्या मिड टर्म चुनाव में ट्रंप का सत्ता जाना तय, यानी कि अमेरिका में रिजीम चेंज तय? उधर ट्रंप की अपनी मजबूरियां भी हैं। होर्मुज बंद है, तेल महंगा है, अमेरिका महंगाई चरम पर है। ट्रंप खुद कभी बड़े हमले का आदेश देने और कभी डील की उम्मीद में फंसे हुए हैं। नेतन्याहू का यह भी सपना है कि ईरान में शासन परिवर्तन हो, लेकिन यह कैसे हो पाएगा,
ये नहीं पता है। ट्रंप ने खुलकर कहा, नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल के बारे में शायद सबसे सार्वजनिक और कठोर बयान है। उधर इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ये डील इजराइल के हित में नहीं है। नेतन्याहू को लगता है कि मुश्तबा अंततः डील से मुकर जाएंगे। जाहिर है ये जंग रुकने वाली नहीं है। अभी हाल ही में ये मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, जब दोनों नेता एक साथ थे और इन दोनों नेताओं में काफी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री दिखी थी। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता ऐसा है जैसे दोनों एक जाल में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अमेरिका इजराइल को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति, लॉबी, फंडिंग, वोट बैंक इसकी इजाजत नहीं देती। ये सिर्फ किसी एक राष्ट्रपति की नीति नहीं है, ये AIPAC की दशकों पुरानी ताकत का नतीजा है जो बदलते राष्ट्रपतियों के बावजूद जिंदा रहती है। इजराइल जानता है कि अमेरिका उसे पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो हमेशा थोड़ा ज्यादा मांगता है और थोड़ा ज्यादा लेता भी है। 5 अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर इजराइल से दूरी बनाई, ये सोचते हुए कि इससे अरब देशों से फायदा होगा, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हुई। इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता किसी एक राष्ट्रपति से बड़ा है, किसी एक नीति से बड़ा है और शायद किसी एक युद्ध से भी बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू की इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, यह रिश्ता बना रहेगा और शायद ही यह रिश्ता किसी अनबन से, किसी नोकझोंक से टूट पाए। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरी दुनिया में एक बार फिर से NPT के बेअसर होने की खबर और दुनिया भर में परमाणु हथियारों के होड़ की खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग जारी है, ईरान अमेरिका जंग जारी है, चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है। इसके अलावा कई और देश हैं जो आमने सामने हैं। नेटो देश भी रूस को खतरा मान रहे हैं और इसी बीच दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। कहते हैं दुनिया के कई देश परमाणु हथियार जुटाने की जुगत में लगे हैं। ईरान में जो अमेरिका ने हमला किया और मिडिल ईस्ट में तबाही मची, उसके पीछे भी अमेरिका ने यही बताया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियार को कम करने के लिए NPT बनाया गया, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन परमाणु हथियारों को कम करने का सपना अब धीरे धीरे दरकता दिख रहा है। NPT सम्मेलन 2026 बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुकी है और इसी के साथ दुनिया पर मंडरा रहा है न्यूक्लियर विनाश का खतरा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 हफ्ते की मैराथन बातचीत, 4 बार दस्तावेज का मसौदा बदला गया। अंत में वियतनाम के सम्मेलन अध्यक्ष डो हंग वियत ने माइक थाम लिया और कहा कि यह सम्मेलन अपने मूल काम पर सहमति तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। यानी करीब 1 महीने तक जो समीक्षा सम्मेलन चला वो बिना किसी सहमति, बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पर गहरा खेद जताया है। अमेरिका ने कहा कि कुछ देशों की ईरान के परमाणु खतरे को गंभीरता से न लेने की अक्षमता इसकी मुख्य वजह है। यानी यहां भी अमेरिका ने ईरान पर ही इसका ठीकरा फोड़ा है, जबकि परमाणु हथियार आज के समय में देश खतरे से बचने के लिए बनाते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया ने बनाया, जैसे कि पाकिस्तान ने बनाया। ये सब रोग स्टेट है, लेकिन फिर भी इनके पास है। लेकिन ये महज एक सम्मेलन की विफलता नहीं है, ये इस पूरे सपने का तरकता हुआ अध्याय है जो 1968 में बुना गया था कि इस दुनिया को, मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक परमाणु मुक्त दुनिया बनाएंगे। जी हां, बात हो रही है NPT की। तो यह जानना जरूरी है कि NPT क्या है। NPT वो संधि जो दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाती थी।
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया। लाखों लोग मारे गए। दुनिया ने एक नई ताकत और उसकी भयावहता देखी। फिर शुरू हुई शीत युद्ध की होड़, जिसमें अमेरिका बनाम सोवियत संघ आपस में भिड़े और दोनों ने हजारों परमाणु बम आपस में जमा कर लिए। तब दुनिया के नेताओं को एहसास हुआ कि अगर ये होड़ नहीं रुकी तो धरती पर से सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। तब 1 जुलाई 1968 को एनपीटी का जन्म हुआ। एनपीटी क्या है? एनपीटी के 3 स्तंभ हैं, चलिए वो जान लेते हैं। पहला, अप्रसार। जिनके पास परमाणु बम है वो दूसरों को परमाणु बम देंगे नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास हम आपको दे नहीं सकते। दूसरा है निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न देश धीरे धीरे अपने हथियारों को कम करेंगे। अमेरिका और रूस को इसका सबसे ज्यादा पालन करना था। अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। तीसरा, शांतिपूर्ण इस्तेमाल। परमाणु का उपयोग केवल परमाणु ऊर्जा के लिए करेंगे, बिजली, डेवलपमेंट, मेडिकल रिसर्च के लिए करेंगे, लेकिन हथियार नहीं बनाएंगे। और एनपीटी में कुल 191 देश इसके सदस्य बने, यानी पूरी दुनिया में चंद देशों को छोड़कर पूरी दुनिया ने कसम खाई कि वो परमाणु हथियार की इस दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ये दुनिया की सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण संधि है और हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि एनपीटी में कौन कौन क्या क्या है। परमाणु संपन्न 9 देश हैं। 3070 में ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, भारत है, फ्रांस है, चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है और इजराइल है। मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियां कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे। इन्हें एनपीटी में लीगल न्यूक्लियर स्टेट्स का दर्जा मिला। एनपीटी के बाहर कौन कौन से परमाणु देश हैं? भारत, पाकिस्तान और इजराइल। इन्होंने कभी भी एनपीटी पर साइन नहीं किया। उत्तर कोरिया 2003 में एनपीटी से बाहर निकल गया। फिलहाल ईरान एनपीटी का सदस्य है। ईरान ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान एनपीटी संधि से जल्द ही बाहर आ सकता है। भारत की पॉलिसी है, भारत एनपीटी में नहीं गया, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, हम एनपीटी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये इंश्योर कर सकते हैं हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। इसलिए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, यानी कि पहला हमला हमारी तरफ से परमाणु बम से नहीं होगा। हाँ, अगर हुआ तो फिर दूसरा हमला करने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। 2026 के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार थे। इनमें से 9,614 संभावित रूप से तैनात करने योग्य बनाए गए। करीब 2,100 बम हाई अलर्ट पर और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स पर तैनात हैं। रूस के पास 5,459 से ज्यादा और अमेरिका के पास 5,177 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें सक्रिय और रखे हुए दोनों शामिल हैं। चीन का परमाणु भंडार एक साल में 500 से बढ़कर 600 हो गया है। फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के भंडार में 2024 के बाद से कोई बदलाव नहीं है। भारत ने कुछ नए हथियार जोड़े हैं और कुल 180 हो गए हैं। पाकिस्तान 170 पर है। उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 50 हथियार हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि किसके पास कितना है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और अभी हाल ही में चीन ने 350 से अधिक नई मिसाइल साइलोस बनाए हैं। इस रफ्तार से 2035 तक चीन के पास 1,500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका कभी चीन के हथियारों को लेकर तो कुछ नहीं कह रहा। कुल मिलाकर कहें तो रूस और अमेरिका दुनिया के 90% परमाणु बमों को ओन करते हैं, जबकि बाकी के जो बचे 10% है वो 7 देशों में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर्स मैंने आपको दे दिए। एनपीटी का 3 बार से सम्मेलन फेल हो रहा है। 15 सालों से सम्मेलन फेल होता आ रहा है। ये विफलता 2015 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार 2026 में भी रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि 3 बार की नाकामी के बावजूद संधि अस्तित्व में रहती है, लेकिन उसकी वैधता कमजोर हो जाती है।
अब फेल होने की वजह, पहली वजह ईरान का परमाणु संकट। अमेरिका की चाह है ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान फिलहाल एनपीटी का सदस्य है। परमाणु ठिकानों का IAEA निरीक्षण करवाना होता है। 2025 के बाद परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं हुआ है ईरान के अंदर। वजह नंबर 2, रूस यूक्रेन जंग। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर जंग छेड़ी। 2026 में अब भी रूस और यूक्रेन प्लस यूरोप में तनाव बरकरार है। वजह नंबर 3, परमाणु देशों का दोहरापन। परमाणु देशों की तिकड़ी एनपीटी को कमजोर कर रही है, निशस्त्रीकरण रोक रही है, शस्त्रागार बढ़ा रही है। परमाणु देश ही दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। चौथी वजह, नई परमाणु दौड़। 9 परमाणु शक्तियां गहन आधुनिकीकरण में लगी हैं। पुराने हथियार अपग्रेड किए जा रहे हैं, नए नए संस्करण आ रहे हैं। न्यू स्टार्ट संधि भी रूस और अमेरिका के बीच में खत्म हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया और खतरनाक हो रही है। 1968 में जब एनपीटी बनी तो उम्मीद थी कि दुनिया धीरे धीरे एटम बम फ्री हो जाएगी। 58 साल बाद हकीकत इसके उलट है। 58 साल चलने के बाद हम पाते हैं कि दुनिया में आज की तारीख में 12,241 परमाणु हथियार हैं और करीब 2,100 परमाणु हथियार अभी रेडी टू फायर मोड में हैं। इस बीच ईरान का परमाणु संकट, उत्तर कोरिया की मिसाइल बारात, चीन की तेज परमाणु रफ्तार, न्यू स्टार्ट संधि का खत्म होना, यह सब एक साथ हो रहा है। एनपीटी की तीसरी नाकामी एक संकेत है कि दुनिया के ताकतवर देश परमाणु निशस्त्रीकरण का नाटक करते हुए परमाणु आधुनिकीकरण कर रहे हैं और इस नाटक में सबसे बड़ी कीमत वो देश चुकाते हैं जिनके पास एक भी परमाणु बम नहीं है, क्योंकि अगर यह होड़ नहीं रुकी तो अगला हिरोशिमा कहीं भी हो सकता है, इस धरती के किसी भी हिस्से में। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।